तो कल के डिस्कशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ कि रस्सी का लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज हमने यहाँ पर रस्सी को रिजिड मान किया। कंस्टेंट रिलेशन क्या होता है, जैसे कि ये डायग्राम M1 मूव करेगा तो पूरी मूव करेगा, पूरी मूव करेगा तो M2 का मूवमेंट भी आएगा, M2 का मूवमेंट भी अफेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली तो एक दूसरे के मोशन के साथ सारे सबका मोशन क्या है, दे आर कनेक्टेड। Exactly. If they are connected, what is going to happen? They are constrained to move. There will be some relation between their velocity. There will be some relation between their displacement. There will be some relation between their acceleration. तो निकालने का बेसिक फाउंडिंग प्रिंसिपल क्या है, रस्सी का लेंथ चेंज नहीं होगा। तो जैसे कि देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमको एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट M1 ऊपर जाएगा, सिस्टम पूरा नीचे जाएगा, लेकिन M2 ऊपर जाएगा या M3 नीचे जाएगा, M3 ऊपर जाएगा या M2 नीचे जाएगा, उसका कोई पता नहीं होगा। तुमको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। मान लो एक का ऊपर एक का नीचे, इसके ऊपर हमने A2 मान लिया, इसके नीचे हमने A3 मान लिया। क्या ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो सकता है या मैंने गलत लिख दिया? ऐसे M2 और M3 का एक्सेलरेशन सेम होगा, एक ही रोप के साथ कनेक्टेड है। ये पूरा गलत है और एक बड़ा मिसकंसेप्शन, ठीक है। देखो एक ही रोप के साथ कनेक्टेड है इसलिए एक्सेलरेशन सेम होगा। दिस इज नॉट हाउ यू डिसाइड कि एक्सेलरेशन सेम होगा। एक्सेलरेशन इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। एक बार ये देख, ये अगर ऊपर A1 से जा रहा है, फॉर श्योर ये नीचे A1 से जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज ये फुली फिक्स्ड है। ये फुली फिक्स्ड नहीं है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द टू सिचुएशंस। अगर तुम कहते हो कि सर ये भी A1 से जाएगा तो ये भी A1 से जाएगा, तभी पॉसिबल है अगर ये फुली फिक्स्ड है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो खुद सोच के देखो, अगर ये A1 से ऊपर जा रहा है तो इस रस्सी का जो लेंथ चेंज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस बेस पे है? ये है रस्सी का लेंथ, और डिक्रीज ऐसा होगा, ये पॉइंट तो फिक्स्ड है। और इसको देखो, ये तो फिक्स्ड है, इंक्रीज इस साइड से होगा, और आपको पता है कि जितना डिक्रीज होगा उतना ही इंक्रीज होगा। इसके अंदर कहते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, ये तभी बोल पाए बिकॉज यहाँ पर पुली है, पुली फिक्स्ड है। ये वाला जो पुली है वो फिक्स्ड, ये पुली खुद मूव करता है। तो अगर तुम इस रस्सी के लेंथ चेंज को देखोगे, पुली भी इसका लेंथ रिड्यूस कर रहा है, ब्लॉक भी इसका लेंथ रिड्यूस कर रहा है। Try to feel the thing, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसका जो लेंथ चेंज हो रहा है, पुली एंड ब्लॉक दोनों मिलकर रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन M3 ब्लॉक का थोड़ा अलग है। अगर इसके लेंथ को देखो, पुली घटा रहा है लेकिन ब्लॉक तो ऑब्वियसली दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ सेम नहीं होगा, इसलिए दूसरे का हमने अगर फिक्स्ड होता, अगर ये फिक्स्ड होता तो जितना डिस्टेंस ऊपर जाता है इतना डिस्टेंस है नीचे, लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा नहीं बिकॉज ये पूरी फिक्स्ड नहीं है। लोग बड़े बड़े मिस्टेक्स करते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। याद रहेगा ये चीज, ठीक है ना। एक बात बता देता हूँ, इसका जो A1 लिखा और मैंने इस पुली का भी A1 लिखा ना, ये भी कंस्ट्रेंट रिलेशन ही है, बट ये इतना आसान कंस्ट्रेंट रिलेशन है कि हमको इसके लिए अलग से इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ये है सोचिए, मैंने कल तुमको ये बताया था कि जितना सारा रस्सी होगा उतना सारा तुमको इक्वेशंस मिलेगा। तो अभी क्या है, कितने सारे रस्सी है? 2 रस्सी है, तो तुमको बोलना चाहिए सर 2 इक्वेशन मिलना चाहिए। मैंने एक इक्वेशन ऑलरेडी बिना कुछ लिखे डायरेक्टली लिखे, पहले वाले रस्सी का कंस्ट्रेंट। मुझे पता है कि ब्लॉक अगर A1 से जाएगा, ये ब्लॉक भी, ये पुली भी A1 से ही उतरेगा, इसके लिए और हम कंस्ट्रेंट लिख चुके और इसकी जरूरत नहीं। अभी सिर्फ हम एक ही कंस्ट्रेंट रिलेशन के साथ डील करेंगे जो कि ये वाला रस्सी है। इज दैट क्लियर? एंड कंस्ट्रेंट रिलेशन का लिखने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि रस्सी का लेंथ चेंज होगा, 0 नहीं होगा रस्सी का लेंथ चेंज। इज दैट क्लियर? अभी तुम बोलोगे सर इधर तो एक्सेलरेशन लिखा है और आप लेंथ चेंज के इक्वेशन लिखना चाहते हो, कल क्या सिखाया था? अच्छा मैं करके दिखा। सो स्टेप 1, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ रोप्स, 2 ropes, 2 equations. One equation has already been written, the second equation we are going to write.
राइट? कल क्या सिखाया था कि हमेशा रस्सी के एंड पॉइंट्स को देखें, और ये देखो कि ये रस्सी का जो एंड पॉइंट है इसके मूवमेंट के कारण क्या रस्सी का लेंथ इंक्रीज होता है या रस्सी का लेंथ डिक्रीज होता है? इंक्रीज होगा तो प्लस लिख देना, डिक्रीज होगा तो माइनस लिख देना। ये एंड पॉइंट ही है एंड पॉइंट। अभी एंड पॉइंट कैसा मूव करेगा डिपेंड करता है कि एंड पॉइंट किसके साथ है। ये एंड पॉइंट पुली के साथ है, पुली जैसा मूव करेगा एंड पॉइंट भी वैसा ही मूव करेगा। और ये एंड पॉइंट किसके साथ है? ब्लॉक के साथ। ब्लॉक जैसा मूव करेगा एंड पॉइंट भी वैसा ही मूव करेगा। चलेगा। Okay, fine. Is that clear? Okay. So the point is, हाँ, ये एंड पॉइंट हमने देख लिया, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद इमेजिन करो, और एक इंपॉर्टेंट बात, जब एक एंड पॉइंट को देखोगे दूसरे को भूल जाओ, क्योंकि दूसरे का भी कंट्रीब्यूशन मैं लिखूंगा उसके बाद, तो सिर्फ एक एंड पॉइंट का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। ये ब्लॉक इधर है, एंड पॉइंट भी इसके साथ है। अभी इमेजिन करो कुछ देर के बाद ब्लॉक इधर आ जाएगा, काट दो कितना किसका है? हाँ, कुछ देर के बाद ब्लॉक इधर आएगा, बोलो ना, एंड पॉइंट इधर आएगा। सो व्हाट हैज हैपेंड टू द लेंथ ऑफ द रोप? डिक्रीज है, तो हम क्या लिखेंगे? -c2। कितने से डिक्रीज हुआ? -c2। सर आप लेंथ डिक्रीमेंट बोलो, लिख रहे हो एक्सेलरेशन, तो मे बी मैं -x2 लिखता, लेकिन डिफरेंशिएट करके फिर से वेलोसिटी आता, डिफरेंशिएट करके फिर से एक्सेलरेशन आता, तो बोलूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट, लिखूंगा मैं वेलोसिटीज या एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट, काम चलता है। इज दैट क्लियर? -c2 लिख दिया। अभी इस एंड पॉइंट को देखो, ध्यान देना, ये एंड पॉइंट पुली के साथ है, एंड पुली का फ्यूचर एक बार इमेजिन करो कि पुली कहाँ रहेगा कुछ देर के बाद? पुली नीचे आ जाएगा, ये एंड पॉइंट भी नीचे आ जाएगा। व्हाट हैज हैपेंड टू द लेंथ ऑफ द सेगमेंट? डिक्रीज। कितने से डिक्रीज? पुली अगर A1 से जाएगा, ये एंड पॉइंट भी कुछ देर के बाद यहाँ आ जाएगा, A1 से नीचे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या लिख दिया? -a1। रिपीट द सेम थिंग फॉर द सेकेंड सेगमेंट। दो एंड पॉइंट्स अभी समझ में आ जाएगा, आई थिंक सो। कुछ देर के बाद इस ब्लॉक का फ्यूचर इमेजिन करो, यहाँ हो जाएगा, इसका एंड पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और इसके मूवमेंट के कारण रस्सी का लेंथ इंक्रीज हो चुका है, तो हम क्या लेंगे? +a3। कुछ देर के बाद ये पुली इधर आ जाएगा, ये एंड पॉइंट नीचे आ जाएगा। व्हाट हैज हैपेंड? डिक्रीज्ड, तो हम क्या लिख देंगे? -a1 दैट इज इक्वल टू 0। कंस्ट्रेंट रिलेशन हो गया। कंस्ट्रेंट रिलेशन इतना क्या बोलते हैं उसको, हल्ला मचा कर रखा था तुम लोगों ने, कंस्ट्रेंट, यही है कंस्ट्रेंट, और कुछ है ही नहीं इसमें अलग। समझ में आया? चलो इसको कर लेते हैं। पुली है, दो ब्लॉक्स है, पुली का वेलोसिटी दिया हुआ है, मूव कर रहा है पुली ऊपर, ब्लॉक का इसका दिया, इसका पूछा है, ठीक है भाई। क्या है? कितने सारे रस्सी है? एक ही इक्वेशन बनेगा। कितने सारे सेगमेंट से? 2 सेगमेंट। सेगमेंट को नहीं देखना, एंड पॉइंट्स को देखना है। फ्यूचर इमेजिन करो, इसका तो वेलोसिटी पता नहीं, मान लिया, ऊपर मान लिया। सर आपको कैसे पता? नहीं पता, मैंने जो माना वो गलत है, तो आंसर में माइनस आएगा, और जो डायरेक्शन माना वो सही है तो प्लस ही रहेगा, ठीक। इस ब्लॉक का फ्यूचर इमेजिन करो, ब्लॉक कुछ देर बाद ऊपर आ जाएगा, ये एंड पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा। हर बार मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, एंड पॉइंट अगर ऊपर चला गया तो व्हाट हैज हैपेंड टू द लेंथ ऑफ द सेगमेंट? डिक्रीज, -va। चलेगा? ये एंड पॉइंट को देखो, इस पुली का फ्यूचर इमेजिन करो, पुली यहाँ आ जाएगा, ये एंड पॉइंट यहाँ दिख रहा होगा, इसके मूवमेंट के कारण रस्सी का लेंथ का सेगमेंट बढ़ चुका है, तो हम क्या लेंगे? +10। अभी इस एंड पॉइंट को देखो, कुछ देर के बाद यहाँ पहुँच जाएगा, ये भी +10। इस एंड पॉइंट को देखो, कुछ देर के बाद ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, एंड पॉइंट यहाँ आ जाएगा, लेंथ इंक्रीज हो चुका है, +5 दैट इज इक्वल टू 0। तो VA का वैल्यू कितना मिल जाएगा तुमको? 25, और VA का साइन पॉजिटिव होगा, विच मीन्स मैंने जो डायरेक्शन चूज किया है वो सही है। हो गया? डन। इसको देखते हैं। बोला कि ये ब्लॉक A से उतर रहा है, डायग्राम तो सबको दिख गया। ये ब्लॉक हमेशा फ्लोर पे ही रहेगा, उठ के नहीं आएगा, भारी ब्लॉक है, ठीक है ना। तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा? एक बात बताओ, ये ब्लॉक अगर मूव करेगा तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा ना, तो तुम्हारे मन में ऐसा V लगाने का इच्छा नहीं आना चाहिए। कैसे V लगाओगे? ऐसे ही लगाओगे, ब्लॉक तो हमेशा जमीन के अलॉन्ग ही मूव करेगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है? एक ही रस्सी है, एक ही इक्वेशन बनेगा। इसको देखते सबसे पहले, कुछ देर के बाद ब्लॉक इधर आ जाएगा,
एंड पॉइंट नीचे आ जाएगा, रस्सी का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, प्लस लिख दिया। कुछ देर के ये पॉइंट इधर है, कुछ देर के बाद ये पॉइंट इधर ही रहेगा। अभी ऐसा मत सोचना सर रस्सी उतरेगा ये पॉइंट तो नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, देखो सर कुछ देर के बाद रस्सी तो आ जाएगा तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द रोप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ डॉट ऑन द रोप, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द रोप। इज दैट क्लियर? तो ये एंड पॉइंट पुली के साथ ही है, मतलब इस सेगमेंट का चेंज देख रहे। तो एंड पॉइंट जो पुली के साथ है, कुछ देर के बाद पुली यहीं रहेगा, इसका एंड पॉइंट भी यहीं रहेगा, मतलब इस एंड पॉइंट का कोई मूवमेंट है ही नहीं। इस एंड पॉइंट के मूवमेंट के कारण होगा तो नहीं, तो रस्सी का लेंथ भी चेंज नहीं होगा। इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0। अभी अगर हम इस ब्लॉक को देखते हैं तो ये हो गया रस्सी का एंड पॉइंट, और ये पॉइंट का वेलोसिटी इस तरफ है, लेकिन हमको रस्सी का लेंथ चेंज चाहिए, तो रस्सी के अलोंग देखना पड़ेगा। तो अगर ये v है तो इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा? v cos थीटा। एक बार इस वेलोसिटी को देखो और ये इमेजिन करो कि अगर ऐसा वेलोसिटी होता कुछ देर के बाद पॉइंट रस्सी के लेंथ को क्या कर रहा होता? डिक्रीज कर रहा होता। तो ऐसे चेंज को हम क्या लिख देंगे? ओके, ये हो गया। व्हाट अबाउट दिस एंड पॉइंट? कुछ देर के बाद पुली इधर, एंड पॉइंट भी इधर, कंट्रीब्यूशन 0, तो दिस इज 0, इट इज इक्वल टू 0, है ना? u इक्वल टू व्हाट? v cos थीटा। तो हमको v चाहिए था इस cos। हो गया ऐसा? इज दैट क्लियर? चलो करें और कुछ क्वेश्चंस। ये बहुत ही आसान है, तुम बताओ कितने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे? अच्छा, ये पता चल रहा है ना कि पुली भी मूव कर रहा है v स्पीड। सो पहला ये तो सेगमेंट v भी पूछा है, लेट से v भी इस तरह, इसके लिए कितना आएगा कंट्रीब्यूशन? बोलो, इसके लिए कितना आएगा? इसके लिए कितना आएगा? द पुली इज मूविंग अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर इस सेगमेंट का लेंथ चेंज होना है तो वर्टिकल मूवमेंट होना पड़ेगा। तो पुली तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? व्हाट अबाउट दिस एंड? हो गया सॉल्व? इज दैट क्लियर? एक बार इसको ये करते लास्ट में, एक बार इसको देखते। ये तो किया ही हम लोगों ने। पुली कैसे जा रहा है? वो लाइट ले, पुली जा रहा है, ठीक है ना? उसके बाद इक्वेशन कैसा वो देख लेना, ठीक है ना? ये रॉड है, रॉड को लटका के रखा है हमने 2 रिंग से, और रॉड के यहाँ पर एक रिंग लगा हुआ है, स्मूथ है, और रिंग एक ऐसे ब्लॉक के साथ कनेक्ट है। तो ब्लॉक जब नीचे उतरेगा तो रिंग आगे जाएगा। अभी इस वक्त एट दिस मोमेंट एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। उस v का वैल्यू चाहिए u के टर्म्स में। यह भी होगा कनेक्शन बिटवीन द मूवमेंट ऑफ रिंग एंड द ब्लॉक, वही है ना कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो एक ही रस्सी, एक ही इक्वेशन, 2 एंड पॉइंट्स। इस एंड पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, 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 v cos 60 विथ माइनस साइन। समझ में आया? अभी v इस तरफ लेगा क्या? क्यों? बिकॉज द रिंग हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो इस तरफ v लेना है। इस तरफ इसका कॉम्पोनेंट कितना होगा? v cos 60 कितना होगा? v/2, और ये कितना हो जाएगा? माइनस v/2, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0। 0 क्यों? बिकॉज रस्सी का लेंथ चेंज नहीं होता। सर आपने लेंथ कहाँ लिखा है? लेंथ लिखता, डिफरेंशिएट करता तो यही मिलता, राइट? तो बोल तो रहा हूँ मैं लेंथ, लेकिन लिख रहा हूँ वेलोसिटी, चलेगा, ठीक है ना? v इक्वल टू 2u, है ना? अच्छा, नेक्स्ट ही क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखना, ये पुली है, ऐसा घूम के जा रहा है, रस्सी एक ब्लॉक है, और रस्सी का दूसरा एंड एक मोटर में लगा हुआ है, और मोटर रस्सी को क्या कर रहा है? रैप कर रहा है, लपेट रहा है, और उसका रेट कितना है? एट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड के रेट से 1 सेकंड में 3 मीटर लपेट ले रहा है वो। और ये जो कैबिन, जिस कैबिन में ये मोटर है, वो कैबिन खुद ऊपर जा रहा है विद स्पीड ऑफ व्हाट? 5 मीटर पर सेकंड। मोटर मतलब इसके साथ फिक्स्ड है, कैबिन के साथ, समझ में आया? और कैबिन खुद 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। अभी हमको ये बताना है कि इस ब्लॉक का स्पीड कितना होगा। मान लिया अभी? तो कितने सारे रस्सी है? एक ये रस्सी है, दूसरा ये रस्सी है। इस रस्सी का कंस्ट्रेंट एकदम सीधा सीधा है, पुली एंड ब्लॉक आर डायरेक्टली कनेक्टेड।
तो ब्लॉक अगर V से जा रहा है तो ये पुली भी V से जाएगा। इसमें तो फिर से इक्वेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये डायरेक्टली दिख रहा है। ओ हीरो सो रहा है क्या, पागल है क्या? इस जन्म में नहीं सीखेगा तो अगले जन्म तक होगा नहीं। 2 जन्म तो जा चुका है तेरा, तीसरा जन्म है तेरा। सपना देख रहा है, पागल है तू। एक जोर से दे दे उसके कान के नीचे। आगे सोता हुआ देखे तो मेरे तरफ से एक अच्छा से इधर देखो। इज दैट क्लियर? अच्छा देखो, इसको देख के डरने का नहीं, इट्स वेरी सिंपल। तो सिर्फ हम एक ही रोप का इक्वेशन लिखेंगे। चालू करते हैं सबसे आसान से, ये और ये। उसका कंट्रीब्यूशन सीलिंग के साथ फिक्स्ड है, कभी नहीं हिलेगा। इसका कंट्रीब्यूशन इमेजिन करो पुली ऊपर आ जाएगा, ये पॉइंट -V। अभी ये सेगमेंट, एक ये इसका कंट्रीब्यूशन 0, बिकॉज ये पुली के साथ ही है ना, पुली हिल नहीं रहा। फिर ये और फिर ये, ध्यान देना ये तो 0 है। ओके, टेंशन होगा इस पॉइंट को लेकर, बिकॉज इस पॉइंट के साथ दो चीज़ें हो रहा है। एक बार तो लपेटने के बारे में भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट लपेटना, 1 by 1। अगर नहीं लपेटता तो ये पॉइंट इधर इसी रॉड के साथ फिक्स्ड होता, और ये रॉड कैबिन के साथ फिक्स्ड है। कैबिन 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कुछ देर के बाद ये रॉड यहाँ पहुँच जाता और ये पॉइंट इधर पहुँच जाता। सो व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द लेंथ ऑफ द सेगमेंट? -5। अभी हम लपेटने का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। ये रस्सी को लपेट भी रहा है, रस्सी को लपेट रहा है। अगर रस्सी को लपेटने वाले मोशन को, एक्शन को तुम रिप्लेस करके हाथ से करना चाहोगे तो रस्सी को तुम किधर खींच रहे होगे? लपेट डाउन मतलब आई एम पुलिंग इट डाउनवर्ड्स, राइट? इफ आई एम पुलिंग इट डाउनवर्ड्स, व्हाट विल हैपन टू द लेंथ ऑफ द रोप? इंक्रीज। फील है हमने क्या कहा? लपेटने वाले उसी एक्शन को हाथ से करो तो फील आएगा तुमको। लपेटना मतलब तुम नीचे की तरफ रस्सी ला रहे हो, 1 सेकंड में 3 मीटर रस्सी नीचे उतार दे रहे हो, तो रस्सी का लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एंड द नेट चेंज इन द लेंथ ऑफ द रोप इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? 0। हमेशा 1 by 1। पहले ट्रांसलेशन का इफेक्ट, उसके बाद लपेटने वाला इफेक्ट, सुपरपोजिशन। हर जगह सुपरपोजिशन यूज होता है, समझ में आया? तो कितना हो जाएगा? 2V इक्वल टू -2, V इक्वल टू -1। मतलब ब्लॉक किधर जा रहा है? नीचे। आया समझ में? ओके, आराम से पॉज, ठीक है? ओके, फोकस पे देखो। तो फर्स्ट थिंग दैट यू रियलाइज लुकिंग एट द सिस्टम कि भाई A एंड B दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम। तो फटाफट इधर एक A दे दो, B दे दिया मैंने, है ना? थोड़ा टेंशन देख लेते। अगर इस रस्सी में टेंशन T मानते हैं तो इसमें कितना होगा? इसमें कितना होगा? 2T। रेडी? नेक्स्ट स्टेप क्या है? BD बनाओ। पहले ब्लॉक का BD बनाते हैं। क्या टेक्निक सिखाया था? पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर कॉन्टैक्ट फोर्स N1 दे दिया। यहाँ पर एक रस्सी का कॉन्टैक्ट है 2T। लास्ट में एक्सटर्नल फोर्स दैट इज F and the system is moving forward with an acceleration of what? A. Is that clear? So along the horizontal direction, as well as the block is moving, we shall use Newton's second law, F net equal to what? M A. क्या होगा? A इधर है तो F minus 2T। देख रहे हो ना? F minus 2T is equal to what? M into A. This is equation 1. Come on. Yes, sir. What about the next step? BD इसको देखते हैं। This is M. देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं लिखने से भी चलता है, बट ठीक है। N2 कितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं? 1 2। एक का T होगा, दूसरे का T क्या होगा? 2T। और इसका एक्सेलरेशन कितना है? B। तो इक्वेशन क्या होगा? F net, है ना? F net इन दिस केस कितना है? 2T plus T, 3T। तो 3T इज इक्वल टू व्हाट? M into T। 2 इक्वेशंस हो गया। एक बार देखो तो कितने सारे वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स, A B एंड T। इक्वेशंस कितने हैं? अभी आता है कंस्ट्रेंट इक्वेशन का काम। तो थर्ड इक्वेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंस्ट्रेंट इक्वेशन। इज दैट क्लियर? चलो सब लोग यहाँ पर देखो। देखो कितने सारे रस्सी है, एक बड़ा वाला रस्सी और 2 छोटा रस्सी। 2 छोटे रस्सी के लिए तो कंस्ट्रेंट देख के बता सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक ए से जा रहा है तो ये पुली भी
ए से जा रहा होगा, ये अगर बी से इधर जा रहा तो ये पुली भी इधर बी से जा रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो बाकी रहा सिर्फ बीच वाला लंबा सा रस्सी का कंस्ट्रेंट लिखना, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सेगमेंट, दिस आर द 2 एंड पॉइंट्स। उस एंड पॉइंट को देखते हैं। फ्यूचर इमेजिन करो, ब्लॉक आगे आ जाएगा, लेंथ ऑफ द सेगमेंट विल डिक्रीज, तो क्या लिखेंगे हम? माइनस बी। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज विद द पुली, पुली आगे जाएगा, ये एंड पॉइंट भी आगे जाएगा, बोलो कितना लिखो? प्लस व्हाट? ए। नेक्स्ट दिस 2 सेगमेंट, इसके लिए कितना लिखो? बोलिया, इसके लिए कितना लिखो? भी आगे जाएगा भाई, लेंथ डिक्रीज करेगा, है ना, ये हो गया। फिर इन दोनों के लिए, इसके लिए कितना लिखो? इसके लिए कितना लिखो? हो गया 0। टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द रोप कितना होगा? ट्वाइस इज इक्वल टू व्हाट? 3b। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसका आगे नहीं करूंगा, 3 वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशन से तुम आराम से टेंशन निकाल सकते हो, ए का वैल्यू निकाल सकते हो और बी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इतना करने में कहाँ इतना टाइम लगता है? कभी भी कोई भी प्रॉब्लम मिलेगा तो एफबीटी बनाओ, इक्वेशंस लिखो, तब ना तुमको क्लैरिटी मिलेगा कि आगे क्या करना है। इतना घुरोगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व तो नहीं हो जाएगा ना, कुछ करना तो पड़ेगा। तो हमने वी हैव टॉक्ड अबाउट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अभी हम डिस्कस करेंगे वेज कंस्ट्रेंट्स को लेकर। कुछ नहीं है, अगर 2 रिजिड सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, जैसे कि इन दिस केस एग्जांपल लेके समझाता हूँ, 2 ब्लॉक्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, सब कुछ स्मूथ है। अगर मैं सिस्टम को रिलीज कर दूँ, कैन यू जस्ट विजुअलाइज एंड टेल मी कि ये दोनों ब्लॉक्स किस तरफ मूव करेगा? नीचे वाला इस तरफ मूव करेगा, करेक्ट। तो इस तरफ के एक्सीलरेशन को मैंने ए भी बोल दिया, और ऊपर वाला ब्लॉक सीधा नीचे जाएगा ऐसे करके, तो इस तरफ के एक्सीलरेशन को हमने ए बता दिया। इज दैट क्लियर? एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि एक का मूवमेंट दूसरे के मूवमेंट को अफेक्ट कर रहेगा, मतलब ए और ए बी के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन हो। देखो, वेज कंस्ट्रेंट लिखने का सबसे पहला स्टेप ये है, फाइंड आउट द कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस, राइट। इन दिस केस दिस इज द कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस, बोलो जनता, है ना। दिस इज द कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस। ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के साथ, जब तक ये ब्लॉक्स मूव करेगा, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेगा। कम ऑन यार। अच्छा, तो मैं इसको अलग से बनाता हूँ, ऐसे करके बनाता हूँ, ये एक और ये एक। डू एग्री विद दिस? ओके, ध्यान देना, इस सरफेस का एक्सीलरेशन इधर है, ए बी, करेक्ट, और इसको इधर बनाता हूँ, इस सरफेस का एक्सीलरेशन ए इस तरफ है। इज दैट क्लियर? एक काम करते हैं, as because both the surfaces are common to each other, they will have a common normal, okay। तो यहाँ पर मैंने ऐसा नॉर्मल बना दिया, यहाँ पर भी हमने एक नॉर्मल बना दिया। मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, ऐसा है। दिस इज द कॉमन नॉर्मल। ये वाला इधर जा रहा है विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ ए बी, और ये वाला इधर है विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ व्हाट? ए। हम अभी कोशिश करेंगे कि कॉमन नॉर्मल की तरफ एक्सीलरेशन का कितना कंपोनेंट आएगा, क्यों मैं बताऊंगा बाद में। तो ये एंगल थीटा है, डू एग्री विद दिस? इस तरफ ए बी का कितना कंपोनेंट आएगा? इज दैट क्लियर? कोई डाउट? ओके, अभी देखो, दिस इज थीटा, कम ऑन, दिस इज 90, दिस इज, तो ये एंगल कितना होगा? होगा ना थीटा। तो ए का
इस तरफ कितना कंपोनेंट आएगा, ए cos थीटा। इज दैट क्लियर? ओके, अभी ध्यान से सुनो। इफ दिस इज द कॉमन नॉर्मल, ऊपर वाले का कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग कितना एक्सेलरेशन है, ए cos थीटा, एंड नीचे वाले का कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग कितना एक्सेलरेशन है, ए sin थीटा। इज दैट क्लियर? जस्ट टेल मी समथिंग, अगर ए cos थीटा का वैल्यू ए sin थीटा से ज़्यादा हो गया तो होगा क्या, ए cos थीटा का एक्सेलरेशन अगर ए cos थीटा से ए sin थीटा से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, इसका मतलब ये है, अरे भाई ऊपर वाला का एक्सेलरेशन ज़्यादा है इस तरफ कॉमन नॉर्मल की तरफ, इसका कम है, इसका मतलब ये कि ऊपर वाला इसके अंदर घुस जाएगा, इसका मतलब यही हुआ ना, हाँ ये ना, अच्छा घुसेगा ये नहीं वो अलग बात है, ऐसा होगा तो घुस जाना चाहिए, ये कह रहा हूँ। अगर ऊपर वाले का इस तरफ का एक्सेलरेशन नीचे वाले के इस तरफ के एक्सेलरेशन से ज़्यादा हुआ तो ऊपर वाला घुस जाना चाहिए। सेकेंडली, अगर नीचे वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा है ऊपर वाले का कम है तो सेपरेशन हो जाना चाहिए। होता है क्या, टेल मी, दिखता है क्या होते हुए कि एक दूसरे के अंदर घुस रहा है? नहीं। एक दूसरे के साथ कांटेक्ट ही छोड़ दिया? नहीं। इज दैट क्लियर? तो ए cos थीटा ए sin थीटा से बड़ा भी नहीं है, ए sin थीटा ए cos थीटा से बड़ा नहीं है, तो थर्ड पॉसिबल ऑप्शन क्या है, दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। ऑब्वियस है ना, दोनों सरफेसेस एक साथ मूव कर रहे हैं तो उनका कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन आएगा दोनों को क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। बात समझ में? ये कब वैलिड होगा, ये भी इसी सिचुएशन के लिए वैलिड है कि अगर तुम्हारा दोनों सरफेसेस क्या है, अगर तुम्हारा दोनों सरफेसेस रिजिड है तो, रिजिड नहीं है तो घुस जाएगा अंदर। तो इसमें भी हम कंडीशन क्या लगाएंगे कि बोथ द सरफेसेस आर रिजिड सरफेसेस। सो व्हाट इज द स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस। स्टेप 2, ड्रॉ द कॉमन नॉर्मल। स्टेप 3, दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन है उसका कंपोनेंट्स निकाल लो अलोंग द कॉमन नॉर्मल। सुन रहे हो ना? तो उन दोनों कंपोनेंट्स का वैल्यू इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द वेज कंस्ट्रेंट। इन दिस केस हम क्या लिख सकते हैं, ए cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ए बी sin थीटा, और इन अदर वर्ड्स ए इज इक्वल टू ए बी tan थीटा। बस हो गया सॉल्व। समझ में आया? ये वाला खुद ट्राई करो एक बार। देखो ये रॉड है जिसको हमने यहाँ पर पाइवट करके रखा है और ये ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहे थे, वेलोसिटी ओवर √3 मीटर पर सेकेंड है ना, और इस रॉड का जो एंड बी है दैट इज रेस्टिंग ऑन द ब्लॉक। जब ये √3 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगा तो इस एंड पॉइंट का कितना वेलोसिटी है वो बताना है तुमको। इज दैट क्लियर? चलो यहाँ देखो फटाफट, अगर एंड पॉइंट बी मूव करेगा इट विल मूव इन ए सर्कल लाइक दिस, इसका वेलोसिटी जो एक्चुअल हो तो इधर होगा वी बी, एंड दिस इज द कॉमन नॉर्मल। बोलो ना। और ये अगर कॉमन नॉर्मल है तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, उसका वैल्यू कितना होगा, दिस इज 60, दिस इज 30। बोलो ना, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा, वी बी cos 30। और इस सरफेस का भी, ये जो ब्लॉक वाला सरफेस है इसका इधर कितना है, √3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरफ उन दोनों का वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज वी बी cos 30 दैट इज √3/2 इज इक्वल टू √3 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा वी बी का वैल्यू, 2 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? छोटा सा सिंपल सा आइडिया है, कॉमन सरफेस, कॉमन नॉर्मल, और उस तरफ वेलोसिटी, उस तरफ एक्सेलरेशंस, उस तरफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, दोनों ऑब्जेक्ट का सेम इक्वेट करना है सिर्फ। ठीक है, चलो बंद कर दे।